ये लड़कों पे बड़ा प्रेशर होता है सेक्स लाइफ को मतलब अच्छा रखने का. यू नो, यू आर नॉट गुड इन बेड, योर penis is small, you are not performing well, you are not lasting long enough in bed. The kind of pressures that men face from their mental health standpoint are just not paid enough attention. And problem ये है कि आज भी हालत एजुकेशन की यही है. पास एक कपल आया तो पिछले 7 साल से they were trying to have a baby, नहीं काम चल रहा था. टेस्ट वेस्ट करे गए, टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल निकला. पिछले 7 साल से ये आदमी अपनी वाइफ के बेली बटन में पेनिट्रेट कर रहा था क्योंकि पेट में छेद है, बच्चा पेट से आता है. Oral sex can lead to mouth cancer. Back of the throat cancer, oropharyngeal cancer जिसे हम बोलते हैं. Let's talk about few products that are marketing gimmicks. Vaginal wash या penis wash, ball wash dedicated बकवास है. Penis lengthening creams, pills, lotions. penis का लेंथ नहीं बढ़ाया जा सकता है. Genital depigmentation या lightening creams. Vagina brightening creams. हाँ, lightening brightening cream, scrub lotion, सब कुछ. बकवास है. Bullshit. इंडिया ना ग्लोबल सेक्सुअल हेल्थ की रैंकिंग में बहुत नीचे आता है. एंड उसका रीज़न है कि हमारी कंट्री में सेक्सुअल हेल्थ के अराउंड अवेयरनेस ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है ज़्यादा. इसीलिए आज का एपिसोड हमने बनाया है क्योंकि हम सब की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने एपिसोड बनाया विथ डॉक्टर क्यूट्रिस, डॉक्टर तनाया नरेंद्र, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई. सेक्सुअल हेल्थ में उन्होंने बहुत डेप्थ में रिसर्च करी एंड इंडिया में आके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है और उनके बारे में कंटेंट बना रही है ताकि आप और हम सीख के बेटर एंड सेफ प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करें. इनफैक्ट उन्होंने हमसे बात करी है कि इंडिया में कौन सी मिथ्स हैं, इंडिया में गलत बातें लोग क्या मानने लग जाते हैं, कैसे एक स्कैम चल रहा है, कैसे एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे लोग डरा के धमका के लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत बड़ा धंधा कर रहे हैं. एंड उन सब में क्या गलत है और क्या सही है, इन सब के बारे में बात करिए आज के एपिसोड में. वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड क्योंकि आपको ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी हेल्थ को आप कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे बेटर प्रैक्टिसेस सॉल्व कर सकते हैं, लीगल क्या है, इलीगल क्या है, और अगर कुछ कभी गलत हो जाए तो उसको सही तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हैं. एन्जॉय टुडेज शो एंड बिफोर यू एन्जॉय राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स में आपको एक बेहतर लीडर बनाने की कोशिश करते हैं. एन्जॉय द शो. You know one thing when you read about this country, बहुत ज़्यादा, that is fertility centers बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इंडिया में, राइट. और इंडिया का ओवरऑल जो परसेंटेज है इनफर्टिलिटी का ऊपर जाते जा रहा है. पीपल आर नॉट हेल्दी इनफ, इफ दैट्स अ वर्ड, और या तो आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, बट पीपल आर नॉट इक्विप्ड इनफ टू नाउ हैव अ बेबी. और ये बहुत बढ़ते जा रहा है कंट्री में, बहुत सारे सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सोसाइटीज़ में ये बढ़ते जा रहा है, राइट. एंड इट हैज़ बिकम इफ़ नॉट वेरी कॉमन बट सम वॉट लेवल पे हर किसी की फैमिली में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पता है. इट हैज़ रीच टू दैट लेवल. व्हाई डू यू थिंक कि इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ते जा रही है? फ्रॉम अ मेन पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ वुमेन पर्सपेक्टिव, बोथ. जो एक तो सबसे बड़ा सोसाइटी पर्सपेक्टिव है कि पहले इन चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते थे लोग क्योंकि ऑप्शंस ही नहीं थे. पिछले 50 साल में IVF का ऑप्शन आया है. उससे पहले होता था ठीक है भाई बांझ है तो अब या तो दूसरी शादी कर लो या बच्चा गोद ले लो. बांझ मतलब इनफर्टाइल है. ओके. एंड ये जनरली माना जाता है कि फर्टिलिटी औरतों से आती है, जबकि फर्टिलिटी में हम देखते हैं 40% मेल फैक्टर होता है, 40% फीमेल फैक्टर होता है, 20% अनएक्सप्लेन्ड होता है या कंबाइंड फैक्टर होता है. आई थिंक व्हाट मेन नीड टू रिमेंबर इज़ द बिगेस्ट थिंग जो हम नहीं ध्यान दे रहे हैं. वन सिंपल थिंग जिससे आप अपनी सेक्सुअल और फर्टिलिटी हेल्थ को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, सुट्टा छोड़ सकते हैं. ये बेस्ट और सिंपलेस्ट चीज़ है. बिकॉज स्पर्म के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि हर 3 महीने पे स्पर्म का नया फैक्ट्री डिलीवरी नहीं आती है, ऐसे समझ लो. अब उसको आप कैसे पॉलिश कर रहे हो, कैसे नर्चर कर रहे हो, कैसे ग्रो कर रहे हो, वो आप पे डिपेंडेंट है. पर हर 3 महीने पे फैक्ट्री रीसेट हो जाता है. तो अगर आपने आज सुट्टा छोड़ा, 3 महीने बाद व्हेन यू गेट योर न्यू फैक्ट्री रीसेट, तो दैट इज़ ऑल न्यू फ्रेश स्पर्म जो आपके पुराने सिगरेट स्मोकिंग से टेंटेड नहीं है. मतलब थोड़ा फ़र्क पड़ेगा बट इतने ड्रामेटिकली टेंटेड नहीं है. तो एक सिंपल चीज़ छोड़ के हम बहुत फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सिगरेट स्मोकिंग इज़ गोइंग अप. तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है,
बहुत सारे लोग पर्टिकुलरली फॉर मैन जिम में स्टेरॉइड्स बहुत अब्यूज़ करते हैं, जिससे टेस्टिकुलर वॉल्यूम और फंक्शन पे फ़र्क पड़ता है. इसके अलावा एक हमारी बहुत बुरी और आदत है, लैपटॉप गोदी में रख के काम करना. तो टेस्टिकल्स के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है. इसी वजह से जब ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, टेस्टिकल्स बॉडी से दूर हो जाते हैं, लोअर हैंग करते हैं, और ठंडी होती है तो श्रिंक करके ऊपर खिसक जाते हैं. तो बिकॉज वो सेल्फ रेगुलेटिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ऐसे समझ लो उनका. वो मसल्स के थ्रू अपने आप को रेगुलेट करते हैं कि कितना ऊपर, कितना शरीर के क्लोज है, कितना दूर रहना है. बट अगर उसी पे हम लैपटॉप रख के बैठे रहें तो आप दिन भर, वेरी क्रैश एनालॉजी, बट अंडे पका रहे हैं एसेंशियली. You don't want to do that. And as our lifestyle is getting worse and worse, वर्क आवर्स बदलते जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सब्सटेंस अब्यूज़ बढ़ता जा रहा है. और इस स्ट्रेस को लोग जाके जिम में निकालते हैं, विच इज़ ग्रेट. बट जिम में गेन्स नहीं दिखते तो फिर स्टेरॉयड अब्यूज़ में चले जाते हैं. इन सिंपल लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से वी आर रियली पुअरली अफेक्टिंग मेन की सेक्शुअल हेल्थ, फर्टिलिटी हेल्थ. एंड एट द सेम टाइम औरतों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें फर्टिलिटी एजुकेशन नहीं मिलता है, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट. क्योंकि व्हेन यू आर बॉर्न, आप एक सेट नंबर, लड़कों की तरह नहीं है कि हर समय नया बनता रहे. इन एनी गिवन सेकेंड ऑन एवरेज एक आदमी 1500 स्पर्म बनाता है. तो इस पॉडकास्ट के एंड तक पता नहीं कितना बन जाएगा कलेक्टिवली. बट लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है. आप जब यूट्रस के अंदर होते हैं तो आपके अंदर 2 मिलियन एग्स होते हैं, हाँ, विच इज़ 20 लाख. और जब आप प्यूबर्टी तक आते हैं तो वो 20 लाख से गिर के 4 लाख हो जाता है. इस बीच में तो आप एग्स यूज़ नहीं कर पाए, आपकी तो मतलब बहुत छोटे हैं अभी फर्टिलिटी के बारे में सोचने के लिए. एंड बाय द टाइम आप रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचते हैं, 25-30 साल की उम्र होती है, तो वो 4 लाख से और गिर जाएगा ना. क्योंकि हर महीने शरीर एग रिलीज़ करती है कि इस महीने बच्चा आएगा, इस महीने बच्चा आएगा, नहीं आता है. और बाय द टाइम यू हिट 32, 34, 35, आपकी फर्टिलिटी बहुत रिड्यूस हो गई होती है. और ये हम नहीं सीखते हैं. हमारे पास कितने मरीज आते हैं 38, 39 पे कि अब हमें एग फ्रीज़ करना है, जब तक आपका अकाउंट ऑलरेडी इतना ड्रॉप कर चुका होता है. सो फर्टिलिटी एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एंड अगर हम टाइमिंग मैनेज कर सकें एग फ्रीजिंग के थ्रू, फर्टिलिटी डिलेइंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू, तो हम बहुत सारी इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ मैनेज कर सकते हैं. एंड हियर्स द एंड पॉइंट ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच गॉट मी इनटू दिस वर्क. क्योंकि मैंने ट्रेनिंग करी थी फर्टिलिटी प्रोसीजर्स में. दैट इज़ ऑल ऑफ माई एजुकेशन आफ्टर MBBS. पर मुझे ये लगा कि फर्टिलिटी के जो मेन कॉजेज़ हैं ना, वो प्रिवेंटेबल है एजुकेशन से. चाहे वो सेक्सुअल हेल्थ के लिए एजुकेशन हो, चाहे वो फर्टिलिटी हेल्थ के लिए एजुकेशन हो. क्योंकि इंडिया में इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कॉज है ट्यूबरकुलोसिस और STIs. इतना बड़ा कॉज है इनफैक्ट कि अक्सर छोटे सेंटर्स में, जहाँ उनके पास टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं होती है, अगर कोई कपल आता है ना इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम के साथ, तो उनको वैसे भी ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं कि भाई 9 महीने 6 महीने इनको ट्राई, डिपेंडिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, इनको ट्राई करा देते हैं कि शायद ट्यूबरकुलोसिस हो अंडरलाइंग. क्योंकि इंडिया में किसी का भी TB टेस्ट करो पॉजिटिव ही आएगा अगर स्किन टेस्ट करो, क्योंकि इतना एक्सपोजर है हमारा TB से. एक स्किन टेस्ट होता है देखने के लिए कि आपका ट्यूबरकुलोसिस से एक्सपोजर हुआ है कि नहीं. इट डजंट मीन कि आपको इन्फेक्शन हुआ है. तो एंड छोटे सेंटर्स में जनरली हम मोंटू से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, विच इज़ दैट स्किन टेस्ट. तो अगर हमें इसके बारे में एजुकेशन मिले ना, तो ये जो आगे के फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत प्रिवेंटेबल हैं. अगर हम कॉन्डम यूज़ एडिक्वेट सीखें, सेफ सेक्स के बारे में सीखें, सेक्सुअल हाइजीन के बारे में सीखें, तो आगे ये सब प्रॉब्लम्स पहुंचेंगी ही नहीं. पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो होती है, जो बार बार पेल्विस या जेनिटल ऑर्गन्स के इन्फेक्शन से होती है, वो नहीं होएगी. तो आपकी आगे की इनफर्टिलिटी के क्वेश्चंस ही नहीं उठेंगे. और ऑब्वियसली फर्टिलिटी एजुकेशन की इस समय पे बच्चा करना चाहिए, या सेविंग या प्रेजर्वेशन के प्रोटोकॉल्स कर सकते हैं. तो it's more of a, obviously lifestyle change has happened, but I think it's a very preventable problem. इतने की ज़रूरत है नहीं जितनी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ. Do you think कि apart from just substance abuse, cigarettes, smoking, drinking, etc., इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो लोग कर रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस जिसकी वजह से मे बी उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है या ओवरऑल इनफर्टिलिटी का रीज़न बनते जा रहा है? तो टेस्टोस्टेरोन से हम बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पावर वगैरह को लिंक करते हैं, ऐसा होता नहीं है. लो टेस्टोस्टेरोन इतना कॉमन नहीं है जितना हम समझते हैं, और इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है.
अगर इतना लो टेस्टोस्टेरोन है कि फर्टिलिटी पे फ़र्क पड़ रहा है तो वो काफ़ी ड्रामेटिक होता है. तो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से. काफ़ी सारे इंटरनेट पे हेल्थ ब्रोज बताते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के तरीके, उससे बहुत कुछ होता नहीं है. वन ऑफ द मोस्ट सर्च टॉपिक इन हेल्थ, हाउ टू इम्प्रूव योर टेस्टोस्टेरोन. मैंने लिंक्डइन पे देखा, ट्विटर पे देखा था कि किसी डॉक्टर ने अपने किसी रेसिडेंसी एप्लीकेशन में लास्ट में मेंशन किया है कि मेरा ये ब्लड काउंट है, ये मेरा हीमोग्लोबिन, ये मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जस्ट टू शो कि मैं इतना सुपर ह्यूमन एथलीट हूँ. So it's not that important. I think there are simpler things we need to focus on is what I mean. And you know what you were saying before this, कि लड़के usually openly share नहीं कर पाते. That's so true. Because I was recently discussing with one of my friends, they were a couple, right? And we were talking about this, about sexual problems, right? And the girl says कि जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, बहुत ओपनली अपनी दोस्तों से बात कर लेती हूँ, right? She can talk about, hey, maybe we're not having good sex. Hey, maybe I think I'm not feeling it anymore. मेरे को मतलब I'm not getting turned on, मेरे को orgasm नहीं हो रहा, or maybe my guy comes too soon. Like सब पे बात कर लेती हूँ. It's very normal. लड़के नहीं बात करते. उन्हें लगता है कि यार बात कैसे करेंगे, या तो ईगो होता है या सोसाइटल प्रेशर होता है. Guys don't talk about it. Yeah. And because if अगर women का जो let's say experience है during her sexual journey, वो up and down है, कभी अच्छा है, कभी बेकार है, कभी नहीं है, right? All of this, तो I'm sure वो लड़का भी होगा उसमें involved, तभी उसका भी up and down better up down हो रहा होगा, right? But वो कभी नहीं share करता, और कोई बात नहीं करेंगे. It's also very interesting कि लड़कों पे फिर से अगेन प्रेशर की बात आ जाती है. लड़कों पे बड़ा प्रेशर होता है सेक्स लाइफ को मतलब अच्छा रखने का, कि ऑर्गेज़म देना लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लिटरिस ढूंढना लड़के की, जी स्पॉट वट एवर यू वांट टू कॉल इट, लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड प्रॉब्लम ये है कि इन बेचारे लड़कों को कोई एजुकेशन तो मिली नहीं है, ना हमारी लड़कियों को मिली है, ना उन बेचारे लड़कों को मिली है. तो दो कंफ्यूज लोग एक सक्सेसफुल एम के लिए दौड़ रहे हैं और सारा प्रेशर लड़के पे है कि भाई you know, you're not good in bed, your penis is small, you are not performing well, you are not lasting long enough in bed, तुम क्लिटरिस नहीं ढूंढ रहे हो. मतलब कम प्रेशर है क्या लाइफ में कि साला ये भी प्रेशर और पाल लो. बट ये प्रेशर तो है, एंड ऑनलाइन सोशल मीडिया के से तो बहुत बड़ा प्रेशर है. डू यू थिंक इट्स राइट? No, it's absolute bullshit, don't get me wrong, but I think the kind of pressures that men face from their mental health standpoint are just not paid enough attention. And if they're paid enough attention तो वो generally comedy के through होता है, troll coping जिसे कहते हैं. Instead of actually finding solutions or having positive catharsis कि भाई ये problem चल रही है लाइफ में, इसको solve कर सकते हैं, solve नहीं कर सकते हैं, थोड़ी देर रो लेते हैं इस बारे में, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा उसके बाद. ये point exist ही नहीं करता है. So tell me, ये किसकी responsibility है to find the G spot? G spot कुछ नहीं होता है. I mean, okay, wow. Okay, और फीमेल ऑर्गेज़म किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दोनों की? नहीं, आई थिंक हाँ, इट्स सबका लाइक ऑर्गेज़म इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन अ कपल, चाहे वो फीमेल ऑर्गेज़म हो चाहे वो मेल ऑर्गेज़म हो. हाँ, तो ये पूरा ब्लेम जो लड़कों पे बना रखा है वो नहीं होना चाहिए. बट टू बी ऑनेस्ट, लड़कियों को कौन सा बड़ा पता है उनके शरीर के बारे में. मतलब अगेन इट्स टू ब्लाइंड पीपल ट्राइंग टू फाइंड समथिंग इन अ रूम वेयर दे डोंट नो व्हाट द रूम इज. Yeah. And I love the analogy. Did you hear the recent stand-up comedian did a joke? It's going viral on a reel. He's like कि I had a sex with my girlfriend and then फिर वो मुझे बोल रही है कि यार मुझे तो orgasm आया नहीं. तो बोलता मैंने कौन सा जंगल लड़नी थी. मैं थोड़ी आया था इधर जीतना है, मुझे बताना चाहिए था पहले कि तुम अगर साइन अप कर रहे हो तो तुम्हारे रेस में पार्ट लिया है, तुम्हें रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी. ये तो किसी ने बताया ही नहीं. बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम ऑर्गेज़म गैप की इतनी बात करते हैं कि लड़कियों को ऑर्गेज़म एडिक्वेटली नहीं हो रहा है. पर्टिकुलरली हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में हम देखते हैं कि कंपेयर टू लेस्बियन रिलेशनशिप्स बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है कि लड़कियों को ऑर्गेज़म नहीं हो रहा है. ये क्यों है? क्योंकि लड़कों ने तो पॉर्न से सीखा है भाई, जनरली मतलब सबने पॉर्न से सीखा है. और पॉर्न में हमें क्या दिखाते हैं कि ऑर्गेज़म पेनिट्रेशन से होता है, जबकि
80% से ज़्यादा लड़कियों को पेनिट्रेशन से ऑर्गेज़म नहीं होता है. एंड द फन पार्ट इज़ लड़कियों को भी ये नहीं पता होता है. हर लड़की अपना अकेले कमरे में बैठ के सोचती रहती है भाई मेरे में कुछ गलत होगा, कि मैंने तो पॉर्न में ऐसा देखा या मैंने टीवी में ऐसा देखा. इवन अ शो जो इतना रेडिकल था, सेक्स इन द सिटी जब आया था, मुझे बड़ा रेडिकल लगा था. मैंने ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखा ही नहीं था. उस शो में भी हमने ये देखा कि लड़कियों का ऑर्गेज़म कैसे दिखा रहे हैं, पेनिट्रेशन से. व्हेन द वास्ट मेजॉरिटी 80% छोटा नंबर तो नहीं होता है. 80% औरतें ग्लोबली ऑन एवरेज स्टैट्स में ये बोलती हैं कि पेनिट्रेशन इज़ नॉट डूइंग इट. तो ना लड़की को पता है ना लड़के को पता है. एंड अनफॉर्चुनेटली ध्यान भी नहीं दिया जाता है औरतों के ऑर्गेज़म को. इट्स नॉट जस्ट दैट कि अवेयरनेस का इशू है. लोगों को आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है लड़कियों को ऑर्गेज़म भी होता है. मेरे कंटेंट से मुझे ये समझ में आया है. बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि लड़कियां भी मास्टरबेट करती हैं. लड़कियों को भी सेक्सुअल प्लेजर का कोई पॉइंट होता है उनके दिमाग में कि भाई हम भी कर सकते हैं, ये हमारे अंदर भी डिज़ायर हो सकती है. तो प्रॉब्लम्स मतलब कहाँ शुरू होती हैं कहाँ ख़त्म होती है समझ में नहीं आता है. व्हाट्स द 80%? What's the 80%? क्लिटरिस के स्टिमुलेशन से. तो क्लिटरिस जो है एक छोटा सा मटर के दाने टाइप का ऑर्गन होता है, वजाइनल ओपनिंग के ऊपर होता है, और हमें सिर्फ इतना सा दिखता है, जबकि इंटरनली काफ़ी बड़ा होता है वो. इट्स अबाउट द साइज ऑफ योर पाम. दिखता हमें इतना सा है. एंड काफ़ी सारी मोस्ट लड़कियां जो हैं वो क्लिटरिस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करने से ऑर्गेज़म करती हैं. तो जो लोग बहुत थ्रेटन हो जाते हैं ना कि सेक्स टॉयज बहुत बढ़ रहे हैं आजकल, अब लड़के यूजलेस हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बिकॉज इंटिमेसी इज समथिंग डिफरेंट, पहली बात. और चाहे वो ऑर्गेज़म सेक्स टॉय के थ्रू आए या लड़के के थ्रू आए या किसी भी पार्टनर के थ्रू आए, वो क्लिटरिस से आने वाला है. वो पेनिट्रेशन से वैसे भी नहीं आने वाला है. पेनिट्रेशन प्लेजरेबल बहुत होता है बट इट डजंट लीड टू एन ऑर्गेज़म. ऑल्सो आई थिंक हमें ऑर्गेज़म की इंपॉर्टेंस को भी रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है. जंग लड़ने नहीं आए हैं. हर चीज़ का एंड, हर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का एंड गेम ये नहीं होता है कि यू आर वर्किंग टूवर्ड्स द फिनिश लाइन ऑफ द ऑर्गेज़म. Intimacy in and of itself is very beautiful, and sex in and of itself is very beautiful and very pleasurable. So, yeah. Interesting point of view कि हर time it's not about finding the orgasm, it's for both the partners. So, अगर हम इस तरह से रिस्ट्रक्चर कर सके ना, तो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का जो स्ट्रेस होता है, बहुत सारे प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के केसेस एंग्जाइटी की वजह से होते हैं कि क्या मैं लॉन्ग लास्ट कर पाऊंगा कि नहीं, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कि हाँ, मतलब आपका बॉडी नर्वस स्टेट में चला जाता है. हाँ, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है, नर्वस स्टेट में चला जाता है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो जाता है, जो चीज़ आप प्रिवेंट करने की वजह से यहाँ पहुँचे इन द फर्स्ट प्लेस. एंड अगर हम इस तरह इस ऑर्गेज़म के बंधन को छोड़ दें ना, एंड वी जस्ट स्टार्ट एन्जॉइंग द प्रोसेस कि भाई आई एम बिल्डिंग अ कनेक्शन विद माई पार्टनर, आई एम एन्जॉइंग प्लेजर विद दैम, दे आर एन्जॉइंग प्लेजर विद मी. अगर हम इस तरह से रिस्ट्रक्चर कर लें तो ये जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, सारी ख़त्म ही हो जाएंगी. बट व्हाट डू यू थिंक इज़ द बिगेस्ट रीज़न? सब लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से फीमेल ऑर्गेज़म नहीं हो पाता, परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से शी इज़ नॉट टर्न्ड ऑन इनफ, राइट? बहुत सारी. तो what are the ways that people can stop having performance anxiety, both the partners? I think clitoral education is very very important, जिसको मैं बोलती हूँ get clitorate. Which is that, you know, if you're having an itch on your back and you're scratching your arm, वो खुजली ख़त्म नहीं होने वाली है. And that's basically what's happening, कि हम वजाइना के अंदर एक मैजिकल जी स्पॉट ढूंढते रह जाते हैं, क्लिटरिस पे फोकस नहीं करते हैं, पेनिट्रेशन पे इतना ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं कि इफ़ यू डोंट लास्ट 25 minutes इन बेड यू आर बैड एट परफॉर्मिंग और समथिंग लाइक दैट. मतलब पॉर्न तो यही सिखाता है ना. तो या आपका पीनस लार्ज इनफ नहीं है तो यू आर बैड एट परफॉर्मिंग. तो इन शैकल्स को छोड़ के अगर हम बेसिक समझें कि इंटिमेसी क्या होती है, सेक्स क्या होता है, एंड बॉडी एजुकेशन करें. मैं सेक्स एजुकेशन तो बोलती ही नहीं, मैं बोलती हूँ बॉडी लिटरेसी होनी चाहिए. वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, ये प्रेशर हटने लगता है जो हमने थिएट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस देखे हैं. व्हाट आई ऑलवेज से इज कि लर्निंग योर सेक्स एड फ्रॉम पॉर्न इज लाइक गेटिंग योर फिजिक्स लेसन्स फ्रॉम अ रोहित शेट्टी फिल्म. रियलिस्टिक नहीं है, ऐसा नहीं होता है. तो अगर हम ये प्रेशर ही हटा दें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का, तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. एंड आई थिंक दैट इज़ वाई दिस एजुकेशन इज सो इम्पॉर्टेंट. फॉर मी इट ऑल कम्स बैक टू एजुकेटिंग पीपल अबाउट ऑल ऑफ दिस.
Because if we let go of these unrealistic expectations and understand what is actually supposed to happen, आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी. Okay, what are people doing wrong when they have sex? What do they do wrong? Not from the pleasure point of view, from the point of view कि एक दूसरे की हेल्थ के लिए कितना खतरा है और क्या सही है. Relying on pull-out I read like first content which I ever saw yours was about oral sex, and you were talking about female condoms and पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें थी. It was like a long time ago, and I found it very fascinating कि okay, sex हमेशा देखा जाता है कि it's a pleasurable activity, great. Best is तुम्हें अगर STI नहीं चाहिए, sexually transmitted infection नहीं चाहिए, diseases नहीं चाहिए, तो तुम condoms यूज़ करो and that's it. पर क्या क्या मतलब होता है जिसकी वजह से तुम you both are at risk, and what are the dangers of it? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, all of that, right? क्योंकि so first time when I got to know about it, right, there were two thoughts. One was, एक तो तुम्हें ना कोई सिखाता है जो तुमसे बड़ा हो, कोई भैया अंकल टाइप, राइट, वो तुम्हें ज्ञान देते हैं और तुम उन्हें बड़ा एजुकेटेड समझते हो. इट्स नॉट कि फालतू वो पौन ज्ञान दे रहे हैं, वो तुम्हें कुछ सिखाते हैं और वो जो बोलते हैं मतलब वही तुम्हारे लिए प्लेबुक है. हाँ, वही तुम्हारे लिए प्लेबुक है, क्योंकि और तो पता नहीं है कहीं पे कुछ भी, क्योंकि यूट्यूब पे जाके देखा नहीं किसी ने कि हाउ टू डू द राइट वे, व्हाट्स द राइट वे ऑफ हैविंग सेक्स, राइट. इट्स ईदर पॉर्न और दिस गाय, तो तुम्हें पता नहीं है. एंड देन देयर इज वन वे विच इज कि जहाँ पे जो विच इज़ बुक्स, विच इज़ अवेयरनेस, डॉक्टर्स लाइक यू क्रिएटिंग कंटेंट, ऑल ऑफ दैट. एंड मोस्टली लोगों को भैया टाइप के उससे कंटेंट आता है, स्कूल में सिखाते हैं, कॉलेज में सिखाते हैं, इधर उधर बाहर होते हैं, राइट. दैट्स व्हाई. सो फॉर द लाइक आई डिडंट नो, ऑब्वियसली इट वाज वे सून बिफोर आई इवन started having sex. उसके पहले मेरे को ज्ञान दिया था. तो great thing that when I started having sex, तब मेरे पास काफ़ी knowledge था, book वाला, intelligent doctor वाला, so that I didn't end it. And that is the biggest thing. There was like, अगर आपका एक पार्टनर हो ना, तो आपको प्रोटेक्ट एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है. This was like a huge thing in my college and friend group. And they were like, you don't need to use condom if you have one partner. और क्या फ़र्क पड़ता है यार, फिर थोड़ी STI तब होंगे जब तुम मतलब तुम्हारे मल्टीपल पार्टनर्स हो, तो फिर तुम इधर उधर के इन्फेक्शन इधर उधर करोगे और तुम्हारी प्रॉब्लम्स होंगी. आई वाज लाइक, दिस मेड सेंस बैक देन. व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, लाइक इज इट राइट, रॉन्ग, व्हाट इज दिस मिथ? आई एम थिंकिंग ऑफ एन एनालॉजी फॉर दिस. जैसे बेसिकली जब कोविड के टाइम पे अगर आप घर से निकल के सिर्फ दूध वाले की दुकान पे जा रहे हैं और वापस आ जा रहे हैं दूध लेके, दूध ब्रेड अंडा खरीद के सुबह, वर्सेस आप सुपरमार्केट जा रहे हैं, एक्सपोजर तो हो रहा है ना, फिर भी चाहे कम एक्सपोजर हो पर हो तो रहा है. एंड लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में ये समझते हैं कि STI होने के लिए सेक्स करना ज़रूरी है. ऐसा नहीं है. समटाइम्स सेक्सुअल टच इज़ इनफ. जैसे हर्पीज़ हो गया, हर्पीज़ टच से फैल सकता है. लोगों को अपने नेल में हर्पेटिक विटलो हो सकता है. तो STI मतलब इन्फेक्शन है यार. इन्फेक्शन, खांसी जुकाम कहीं से भी उठा लेते हैं, तो ये भी कहीं से भी उठा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको सेक्स करने की ज़रूरत है फॉर इट, विच इज़ वाई कॉन्डम्स भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हैं. बट ऐसा नहीं है कि 100% परफेक्ट कॉन्डम यूज़ के बाद भी आप हर STI से बच जाएंगे. इसलिए बेसिक हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है. हाथ धो के रखो, बहुत सिंपल बात है. एंड काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद so many people are having so much sex in this country, but हमें फिर भी basics नहीं पता है. I think my favorite story that I like to share everywhere, one of the foundations of why I got into this kind of content. So both my parents are fertility doctors. My dad deals with male fertility, my mom deals with female infertility. और इन लोग के पास एक कपल आया जो पिछले 7 साल से they were trying to have a baby, नहीं काम चल रहा था. So टेस्ट वेस्ट करे गए, टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल निकला. देयर वाज नो रीज़न व्हाई दिस कपल शुड बी स्ट्रगलिंग. बहुत देर माथा पच्ची करी. फाइनली माय डैड वाज लाइक, क्या चल रहा है भाई? उसको चेंबर में लेके गए. उन्होंने कहा तुम कर क्या रहे हो? एंड इट टर्न्स आउट पिछले 7 साल से ये आदमी अपनी वाइफ के बेली बटन में पेनिट्रेट कर रहा था, क्योंकि पेट में छेद है, बच्चा पेट से आता है. सो ये बहुत पुरानी कहानी नहीं है, 25 साल पुरानी कहानी है. वो जो बच्चा, पापा ने एक्चुअली एक्सप्लेन किया कि भाई एक्चुअली ये होता है. ये सब एक्सप्लेनेशन के विदिन 2 months द लेडी वाज प्रेग्नेंट. आई नो द किड दैट वाज बॉर्न फ्रॉम इट. और ये 25 साल पुरानी बात है.
एंड प्रॉब्लम ये है कि आज भी हालत एजुकेशन की यही है. अब खैर पॉन से लोग समझने लगे हैं काफ़ी कुछ, बट फिर भी मतलब कुछ सही तो सीख नहीं रहे हैं पॉन से. तो इतना ज़्यादा it all comes back to this, the problems are so fundamental, you know, that they are solvable, but इतना मसल लगेगा उसके लिए कि Tell me how sexual health and wellness is different for lesbian, gay, queer than straight people. Is it different or the same? It's not, it's the same. बस कुछ vaccines हैं जो हम recommend करते हैं for people of the LGBTQIA community in particular. Okay. हम लोग बोलते हैं कि if you are a member of the queer community, you should definitely get hepatitis B का vaccine. HPV vaccine हम सबको बोलते हैं. Monkeypox बीच में फैला था. It was very prominent in the gay communities actually. तो उसमें भी हम लोग तब monkeypox का जब vaccine आया था हम recommend कर रहे थे. I don't know if it was implemented in India at all. तो generally there's no other difference. What we do want to emphasize is कि whatever your orientation, always use a condom. Oral sex, anal sex, vaginal sex, जो भी sex हो रहा है, use protection, because STIs हर तरह से फैल सकती हैं. लोगों के दिमाग में सिर्फ ये है कि penis and vagina sex से STI होता है. Oral sex से भी हो सकता है. Oral sex से भी होता है. Michael Douglas famously says कि उनको oral sex से throat cancer हुआ था. I was just gonna ask you, can oral sex or swallowing cum cause mouth cancer? Swallowing. This is one of the most searched terms on internet, by the way. Spitting and swallowing doesn't make a difference because कुछ भी हो रहा है, आपका एक्सपोजर तो हो रहा है ना सीमन से. अब आप वही इन्फेक्टेड सीमन को लेके स्पिट कर दे रहे हैं, एक्सपोज तो हो गए. स्वॉलो कर दे रहे हैं, एक्सपोज तो हो गए. विच इज़ वाई जस्ट यूज अ कंडोम नो. और गेट एन STI टेस्ट. दोनों पार्टनर्स करा लो, उसके बाद स्पिट करना है, स्वॉलो करना है, जो करना है पार्टी करो. But yeah, like oral sex can lead to mouth cancer. बैक ऑफ द थ्रोट कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर जिसे हम बोलते हैं. Unprotected. This is why अगर if you're having oral sex with somebody who doesn't have a penis, तो आप एक dental dam बना सकते हैं. Basically condom को लो, उसका ऊपर का पार्ट काट दो, नीचे का पार्ट काट दो, तो एक ट्यूब बन जाएगी. फिर उसको ऐसे काट दो तो एक स्क्वायर बन जाएगा. Put that square on the vulva or the anus wherever and then have oral sex. मतलब एक बैरियर बनना चाहिए बस कि डायरेक्ट फ्लूइड से कांटेक्ट ना हो. Wow. Interesting. This is, all of these things are new. These are new कि oral sex से cancer हो सकता है. I never knew this. मुझे भी बहुत शॉक लगा था जब मुझे पता चला था. हाँ, like protected sex, even oral, that's I've heard of, and that is something that everybody should practice. But I didn't hear about mouth cancer, throat cancer. Okay, there's one moment which is becoming very evident these days. That is NoFap. Have you heard of it? Mm-hmm. NoFap movement. No Nut November. So what are the advantages and disadvantages of No Nut November or NoFap movement? So I think एक बहुत बड़ा confusion है जो internet पे, वो ये है कि people think NoFap means no masturbation. Actually the origins of the NoFap movement are no porn. The founders of the NoFap movement, if you look at their website also, उसके बेसिक बायो में लिखा हुआ है कि वी आर अगेंस्ट द कंजम्पशन ऑफ पॉर्न, क्योंकि बहुत सारे लोग का कंपल्सिव पॉर्न कंजम्पशन होने लगता है क्योंकि वो हैबिचुअल बन जाता है. तो नो फैप मतलब होता है पॉर्न मत देखो. वो मिस इंटरप्रेट हो गया है ओवर द इयर्स और कुछ और ही बन गया है वो. हाँ, मिस इंटरप्रेट हो गया, ये बन गया कि डोंट मास्टरबेट and don't have sex also, right? Look at the Wikipedia page of NoFap. NoFap is don't have sex and don't ejaculate basically. Don't ejaculate. So no sex, no masturbation. Okay. So एक ancient Chinese principle था which basically said कि आपके सीमन में बहुत पावर होती है, उसको ची बोलते हैं, QI, और आप अपनी ची को कंजर्व करिए विदाउट एजैकुलेटिंग. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब ये आया तो ये तांत्रिक सेक्स में चला गया, जहाँ पे ये था कि आप ड्राई ऑर्गेज़म कैसे कर सकते हैं, कि आप यू हैव एन ऑर्गेज़म पर आप एजैकुलेट ना करें, और इसके लिए थोड़ी टेक्निक सीखनी पड़ती है. एंड इट वाज जस्ट कि अलग टाइप का सेक्स. ये कहीं पे कुछ तो मिस इंटरप्रिटेशन हुई, मिक्सअप हुआ, और सारी चीज़ें मिला के इन्होंने बोल दिया दैट अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट स्टार्टेड क्लेमिंग कि अगर आप एजैकुलेट करेंगे तो आपकी बॉडी से प्रोटीन बहुत लॉस हो जाएगा. मेरी बुक में कहीं सीमेन का कंटेंट एनालिसिस है कि कितना कम प्रोटीन होता है उसमें, वो इतना भारी प्रोटीन का नाश नहीं हो रहा है.
आपके बॉडी से वाइटल मिनरल्स चले जाएंगे, ऐसा कुछ बहुत ज़रा सा अमाउंट निकलता है यार, 2 to 5 ml निकलता है क्या, इट्स लाइक अ टीस्पून, क्या निकाल लोगे उसमें. सो इफ़ यू आर कंसर्न्ड अबाउट कि आपका पॉर्न या मास्टरबेशन का लेवल बहुत ज़्यादा है और आपको ये हेल्प कर रहा है तो मस्त करो. आई एम नॉट अगेंस्ट दैट एट ऑल. व्हाट आई एम अगेंस्ट इज मिस इन्फॉर्मेशन. तो नो फैप का रियल मतलब है कि पॉर्न मत देखो. हाँ, ऑब्वियसली नाउ इट्स बिकम अ मूवमेंट जिसमें काफ़ी लोग को फ़ायदा होता है मास्टरबेट ना करने से. अगर ऐसा हो रहा है, ग्रेट, गो फॉर इट. अगर आपको लग रहा है कि आपका मास्टरबेशन इतना कंपल्सिव हो गया है कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, काम छोड़ के, दोस्तों के साथ मिलना छोड़ के, यू प्रेफर टू स्टे एट होम एंड वॉच पॉर्न एंड फैप, दैट्स अ प्रॉब्लम. एंड इफ दैट्स हेल्पफुल फॉर यू, एक्सेलेंट. एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों के पास थेरेपी और ये मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज एक्सेसिबल नहीं होते हैं जहाँ आप ये चीज़ें जाके डिस्कस कर सकें. तो अगर वहाँ फ़ायदा कर रहा है, मस्त करो. बट ऐसा नहीं है कि मास्टरबेट या फैप करने से मतलब आपकी वाइटल एनर्जी चली जाएगी या कॉन्सेंट्रेशन ख़राब हो जाएगा या डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम ख़राब हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. ऐसे कुछ भी नहीं होता. It's just a lifestyle intervention. So let's say no masturbation or masturbation doesn't affect any lifestyle. It doesn't affect. How healthy is unless it's compulsive. Okay. क्या है हेल्दी रेट? लाइक तुम एक महीने में कितनी बार मास्टरबेट करते हो, हफ्ते में कितनी बार मास्टरबेट कर सकते हो? मैंने बहुत बेहतरीन आंसर सुना था पिछली बार IFP पे. किसी ने ये सवाल पूछा था एंड डीजा माई फ्रेंड, शी आंसर्ड. शी सेड कि एक दिन में कितनी बार डांस कर सकते हो? खुद रुक जाओगे ना यार. मतलब एक बार के बाद आदमी खुद थक के रुक जाएगा. हर किसी का नॉर्मल अलग अलग होता है, पहली चीज़. एंड दूसरी बात कि कोई सेट नंबर नहीं होता है. समटाइम्स आपका डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है, मन कर रहा होता है. व्हेन यू आर हॉर्नी एंड यू आर यंग, जब टीनेज ईयर्स में व्हेन द हार्मोन्स कम इन, तो बहुत मन करता है तब करने का. ओवर द ईयर्स कम हो जाता है डिज़ायर. सिमिलरली बट इफ यू डू, माई पॉइंट वाज कि इफ यू आर, आई एम जस्ट कंपेयरिंग पीपल राइट नाउ फॉर नो फैप वर्सेस फैप, राइट? तो इट्स लाइक कि अगर तुम एक हफ्ते में मान लो 3-4 बार मास्टरबेट करते हो वर्सेस तुम 0 मास्टरबेट करते हो, डू यू थिंक दोनों में कुछ फ़र्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ? फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर आप मास्टरबेट नहीं करेंगे तो वो सीमन अपने आप बाहर आ जाएगा नाइटफॉल बन के. इट्स लाइक ब्रेस्ट मिल्क, यू नो. अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं और आप फीड कराते रहें तो वो मिल्क निकलता रहेगा. आप फीड कराना बंद कर दें तो वो मिल्क लीक कर जाता है. बहुत सारे लैक्टेटिंग पीपल कंप्लेन ऑफ लीकिंग. सीमन में भी सेम है. यू मेकिंग सो मच स्पर्म ऑल द टाइम दैट योर बॉडी विल फाइंड अ वे टू गेट इट आउट. तो वो नाइटफॉल बन के निकल जाएगा. अब प्रॉब्लम ये आती है, नाइटफॉल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, नाइटफॉल इज़ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट. प्रॉब्लम ये आती है कि जो लोग नो फैप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका जब नाइटफॉल हो जाता है तो दे फील लाइक दे फेल्ड इन सम वे, और बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि भाई मैं तो इतना, मतलब वो क्या, व्हाट डज जाकिर खान से, सख्त लौंडा, मैं तो सख्त लौंडा हूँ, ये क्या हो गया मेरे साथ. और बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत एंग्जाइटी हो जाती है व्हेन एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू चैलेंज ऑल ऑफ दीज इशूज. सो इट्स ओके इज ऑल आई एम सेइंग. इफ़ यू वांट टू डू इट. इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, डोंट डू इट. कोई हेल्थ पे आपका बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट पड़ने नहीं वाला है अनलेस योर मास्टरबेशन इज कंपल्सिव. हाँ, मतलब बहुत addictive हो तो then it's a problem. Okay. And let's talk about few products that are marketing gimmicks. Right? Because My this favorite. is it. Yeah, and my favorite too, because the first time when we ever got on phone call, I said ki yaar, you know, you should build something in sexual awareness, sexual health sort of industry. You should build a product, you should do something. You're like, Raj, मुझे ना gimmicky products नहीं करने. I was like, okay, मुझे पता भी नहीं gimmicky products होते क्या. तो आया, मैं तुमसे ही पूछने वाला हूँ. Do you remember the first time you said कि yes. I think you listed 5 products and I was like, ये सारे gimmick हैं, इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है. my team listed कि ये 5 प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं. And you're like, राज ये नहीं कर रहा. I was like, नहीं कर रहे. मैं बता रहा हूँ मार्केट में लोग सर्च क्या कर रहे हैं. Right. Okay. So what are the top 5 products which you feel कि बहुत gimmicky products हैं, इन products से दूर रहो, इनसे कुछ नहीं होता? वजाइनल वॉश या पीनस वॉश, बॉल वॉश डेडिकेटेड बकवास है. वजाइनल वॉश बकवास है क्योंकि वजाइना को कुछ नहीं करना चाहिए. वल्वा जो आउटसाइड पार्ट है उसको साफ करना चाहिए. वो साधारण पानी से साफ किया जा सकता है. वॉश की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज लोग वॉश से ओवर वॉश कर देते हैं बिकॉज उनको लगता है वॉश करने से उनके वल्वा से पीना कोलाडा की स्मेल आएगी, नॉर्मल स्मेल नहीं आएगी, और फिर बहुत इन्फेक्शन हो जाते हैं. अरे यार सच में ये मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, रोज फ्लेवर्ड और पीना कोलाडा फ्लेवर्ड और माउंटेन ब्रीज फ्लेवर्ड. क्या यार, मतलब वल्वा से माउंटेन ब्रीज महक आने वाली है.
व्हाट इज दिस? दूसरा जेनिटल डीपिगमेंटेशन या लाइटनिंग क्रीम्स. वजाइना ब्राइटनिंग क्रीम. हाँ, लाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम, स्क्रब लोशन, सब कुछ बकवास है. बुलशिट. नॉट ओनली डू दे नॉट वर्क, बट इनमें ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जिससे अगर आपको इम्यून रिएक्शन हो गया तो आपका डार्कनिंग और हो जाएगी. उल्टा हो जाएगा, मतलब और ही प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी. ब्रेस्ट फर्मिंग क्रीम्स. आप ग्रेविटी एक क्रीम से फाइट नहीं कर सकते हैं. ब्रेस्ट में वजन होता है, ग्रेविटी का काम होता है वजन पे खींच के उसको ज़मीन पे लाना. सो ऑल ब्रेस्ट, उसमें थोड़ा सा भी वेट हो तो वो नीचे सैग करेगा. पीनस लेंथनिंग क्रीम्स, पिल्स, लोशंस. पीनस का लेंथ नहीं बढ़ाया जा सकता है. अगर आप पीनाइल एक्सटेंशन सर्जरी कराएं तो उसमें क्या करते हैं कि पीनस जो है ना, बोन पे, अगर ये प्यूबिक बोन है जो फ्रंट की बोन होती है, उस पर पीनस ऐसे लटका होता है, और जितना आपका पीनस बाहर है उतना ही लेंथ आपका अंदर भी होता है. पीनाइल टिश्यू वो यहाँ पे एक लिगामेंट से लटका रहता है. कभी कभी उस लिगामेंट को ड्रॉप कर देते हैं ताकि थोड़ा और लंबा लगे. कभी कभी पीनस वॉन्की हो जाता है उससे. दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन पीनाइल सर्जरी. दिस इज़ लिटरली द ओनली थिंग दैट यू कैन डू, विच इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल, वेरी ऑनेस्टली. पिल्स, क्रीम्स, लोशन से कुछ भी नहीं होने वाला है. कोई पीनस का साइज नहीं बढ़ेगा. और क्या? So in fact what you just said is crazy because I'm just thinking about it now. It's vaginal brightening cream actually bright नहीं कर रही है और वो डार्क कर सकता है. राइट. पीनल एक्सटेंडेड सर्जरी, इस सर्जरी की जिससे तुम अपना पीनस की साइज बढ़ाने के लिए सर्जरी करा रहे हो, वो साइज बढ़ा तो जा नहीं रहा है, डायरेक्शन ही चेंज कर देगा. हाँ, तो मतलब साइड इफेक्ट काफी ज्यादा है. म्यूचुअल फंड्स में बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. आई थिंक ये हर सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट से पहले बोलना चाहिए. और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत क्रेजीली मार्केट किए जा रहे हैं? बट स्क्रब बहुत चलता है. बट स्क्रब? हाँ, एक देयर इज वन ब्रांड जिसने मेरे पे केस किया था. मैंने कोर्ट केस लड़ा है पूरे 1 साल जेनिटल लाइटनिंग क्रीम के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने मुझ पे केस किया था कि मैंने डेफेमेशन किया है. बेसिकली मैंने एक रील बनाई थी कि आपको जेनिटल लाइटनिंग क्रीम्स की ज़रूरत नहीं होती है, और ग्रीन स्क्रीन पे पीछे मैंने इनका प्रोडक्ट मस्त लगा दिया था, नाम हटा के. इन्होंने बोला हमारा प्रोडक्ट आइडेंटिफाइबल है, डेफेमेशन का केस ठोक दिया. हमने केस वापस लड़ा क्योंकि ये उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे थे जो कि कॉस्मेटिक लेवल पे नहीं, फार्मास्यूटिकल लेवल पे थे. केस ख़त्म. सो बट आई मीन बेसिकली है, ऐसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. और क्या होते हैं, बहुत चीज़ें हैं यार इस इंडस्ट्री में तो भरी हुई हैं चीज़ें. डू यू नो इंडिया में सेक्सुअल प्लेजर प्रोडक्ट्स आर इलीगल टू सेल? They're not. No. The criteria is that the advertising or the product imaging should not be obscene. Now obscene is a very subjective word. Okay. So आप फंस भी सकते हैं, नहीं भी फंस सकते हैं. जैसे अभी मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ, I work with this brand called Love Depot and I create educational videos for them. और उन्होंने मेरे को कुछ सामान भेजा था वीडियो बनाने के लिए. There was a very small, इतना बड़ा सा वाइब्रेटो, उसमें बुलेट वाइब्रेटो बोलते हैं उसे. एंड मैं भूल गई कि मेरे सूटकेस में वो पड़ा हुआ है. अब इलाहाबाद में जब आप फ्लाइट लेते हैं तो आपका चेक इन बैगेज स्कैन होता है. इंदौर में भी होता है. अब स्कैन पे वो मुझसे कह रही है आपके बैग में बैटरी है. भैया बैटरी नहीं, हेड ड्रायर समझ रहे हैं आप, वो हेड ड्रायर है. सर नहीं बैटरी है. चीपो थोड़ी देर हुई, कहती है बैग खोलिए. कौन सी बैटरी है? अब बैग खोला तो उसमें से निकला अच्छा, इलाहाबाद में CRPF स्टाफ मैनेज करता है एयरपोर्ट. निकला एंड आई वाज जस्ट लाइक, अरे बुलेट वाइब्रेटर. एंड शी ओनली हर्ड बुलेट. अब वो तो पैनिक में चली गई. ये क्या है? मैंने कहा मैम मसाजर है. कहती है कौन सा मसाजर है? वो समझ में नहीं आया. मैंने कहा मैम नेक मसाजर है. कहती है इतने छोटे से मसाज कैसे होगी? Thankfully some CRPF people recognize me because of my content over there. तो they were like, अरे ये तो डॉक्टर क्यूट्रस हैं. बात डिफ्यूज हो गई वहाँ पे. बट आई हैड टू एक्सप्लेन व्हाट अ पर्सनल मसाजर इज. बट वो ऑब्सीन नहीं दिखता है ना, इतना छोटा सा है, तो मैं फंसी नहीं. बट वही अगर पीनस के शेप का होता, सो इट्स अप टू देम टू डिसाइड व्हाट इज ऑब्सीन और नॉट. ओके, सो मतलब अगर मैं एक वाइब्रेटर जो पीनस के शेप का दिखता है वो अगर बेचता हूँ तो मुझे जेल हो सकती है. जेल होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, मतलब इलीगल प्रॉब्लम होगा. If somebody objects to it.
if somebody who is in the position of power finds it obscene and makes a complaint against you and the jury decides कि obscene है तो फिर हाँ. ये तो बहुत ही थिन लाइन है, मतलब ये टेक्निकली जिसको फंसाना है फंसा देगा. And India में I think I read the stat recently 600 करोड़ का मार्केट है pleasure products का. या एंड इम्पोर्ट होता है सब. So tell me, like, it's not illegal, but it's just कि obscene है तो. Obscenity laws हैं इंडिया में and that's also another British remnant, you know, this obscenity law. क्या है? कि यही मतलब ये ब्रिटिश उसका है कि उस टाइम पे एक obscenity law हुआ करता था during the time of colonization जो आज हमारे criminal procedure code में criminal procedure में आएगा ये. पता नहीं, मुझे नहीं पता. लॉज में आता है. मुझे थोड़ा सा भी दिखता है कि इसमें इलीगल लीगल का कुछ भी होगा मैं दूर रहता. Absolutely no, that's like मुझे थिन लाइंस में भी जाना, मुझे सोचना भी नहीं है. ग्रेट. नो आई वाज स्पीकिंग टू फॉर माई बुक. जब मैं रिसर्च कर रही थी तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे नंबर मिला. एक बहुत इंडिया में बड़ा कॉन्डम सेलर है, उनके एशिया हेड से मैं बात करी थी व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर माई बुक एंड ही टोल्ड मी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एडिबल अंडरवेयर. Edible underwear? Yes, globally. What is edible underwear? Underwear that you can eat. मतलब edible underwear. क्या बताऊँ मैं? क्या बात कर, मुझे पता ही नहीं ऐसी अंडरवेयर आती है. The first underwear. I feel so dumb right now. Half of the things which you have said, I'm like, यार मुझे नहीं पता ये सब. इसकी स्टोरी बहुत cool है. The first edible underwear that was launched was called Candy Pants. And ये 2 कॉलेज के बच्चे थे जिन्होंने ऐसे मजे में, I think they were stoned or something, that was the story. और उन्होंने अपना सोचा कि एक edible underwear निकालते हैं और वो इतना successful हुआ that they became millionaires within a year or something like that. And now edible underwear is a big market segment. And this person who I was speaking to, he mentioned कि the states of Odisha and Jharkhand are the largest consumers of edible underwear हिंदुस्तान में. Why? I don't know, rasgulla flavored underwear. Who knows? Really? Yeah, that's what he told me. I don't know. I don't have any stats to back it up, but मुझे उन्होंने industry leader ने बताया था. What's the point of edible underwear? Foreplay, I guess. I don't know. Some people find things enjoyable that we don't understand. It's okay. Yeah. Sorry. मुझे बस इन्फेक्शंस का डर लगता है, इसलिए अगर कोई इसके बारे में बात करता है तो मैं बताती हूँ कि शुगर बहुत है, यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है. Be careful, but you know, Yeah, I mean, I will not yuck anybody's yum. that's a good line to say. Yeah. That's a very good line to say. I'm stealing it. Totally. Okay. What are the other facts? You said मेरे पास बहुत सारे interesting condom facts हैं. क्या थे? Oh, this one is my favorite. I love sharing this one. So India was one of the first few countries in the world जिसने family planning unit establish किया था. 1950s में बन चुका था when most countries were against family planning. So we were very progressive in that regard. और इंडिया ने एक ज़माने में इंडिया US जर्मनी और कहीं और, आई फॉरगेटिंग द थर्ड कंट्री, 3 जगहों से कॉन्डम्स इंपोर्ट करते थे एट अ वेरी एक्सपेंसिव प्राइस ताकि इंडिया में फ्री में कॉन्डम बांटे जा सके. बट फिर सोचा गया कि भाई ये तो थोड़ा बेवकूफ़ी का काम है, इससे अच्छा हम अपना ही मैन्युफैक्चर कर लें. केरला इज सच अ रबर रिच स्टेट. तो केरला में हिंदुस्तान लेटेक्स इस्टेब्लिश करी गई. दैट वाज द फर्स्ट कंपनी इस्टेब्लिश्ड हियर टू मैन्युफैक्चर कॉन्डम्स. और जो पहले कॉन्डम्स का ब्रांड रखा जा रहा था, आज उसे निरोध बोलते हैं इंडिया में, बिकॉज निरोध मतलब प्रिवेंशन होता है. उसका नाम रखना था कामराज, एज इन कामुक, इच्छा का राजा. पर उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट का नाम था के कामराज. इसलिए ये नाम नहीं रखा गया, एंड दैट्स व्हाई निरोध इज कॉल्ड निरोध. आई लव दिस. नाइस. ओके, I have one more common disbelief which is going over internet, and ये research में है हमारी. Can black bras cause cancer in women? No. Have you heard it? Black bras, underwear bras, bra पहन के सोना, हाँ, इन सब से कैंसर नहीं होता. बहुत आता है, मैंने अभी रील बनाई है इस पर. Very common question. Also, deodorant से breast cancer नहीं होता. Another very common myths. Okay. So one thing, tell me this, the culture of pleasure and pain is also increasing in around the world now, very high on sex toys और बहुत सारी चीज़ें इसमें different types, like there are different, BDSM is like now a huge form where in fact I was in Colombia. There was this, I met a trainer. Okay, so we were at a conference where most of the world trainers would come together, and different कोई biomedicals पढ़ रहा है, कोई and age को कैसे
क्या कर रहे हैं? Fuck. What was I Reverse. doing? हाँ, रिवर्स एजिंग कैसे, सॉरी मैं रिटर्न कैसे करते, रिटर्न नहीं होगा बढ़िया. हाँ, so वो रिवर्स एजिंग के बारे में कर रहा है. These are like big trends, success coaches, millionaires, billionaires, सब उधर आ रहे हैं. This is one trainer who I met and I was awed by it. Right? He teaches people BDSM and how to become master of giving other people pain and pleasure at the same time. And there's a course for 2 years. So वो 2 साल लोगों को ऐसा डिग्री सिखाता है कि दूसरे कैसे सामने वाले को हर्ट करो in a way that they feel pleasure. So this is becoming a real thing, and he looked like he's making bomb. Right, and specifically post 50 Shades of Grey. It is becoming it's becoming a big thing. Why do you feel, why is it becoming big? Why do you feel like pain and pleasure are going hand in hand and becoming bigger and bigger? What I've read is that submissives are more in control in a BDSM context because वो decide करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है. They can always stop any. There are words, stop words. And they can decide कि boundaries क्या हैं इसको push करने की. So इतने controlled environment में अगर आप heightened sensations experience कर रहे हैं, that can be quite thrilling, you know. आपका adrenaline release हो रहा है and you just like excitement चल रहा है ऐसे. This is what the logical part of my brain thinks. The other part of my brain also thinks कि novelty है यार. इंसान को novelty चाहिए हर समय. Constant newness. बस हमारे सारे brain systems fire होने लगते हैं. वो मजा आ रहा है नई चीज़ें. Dopamine. And yeah, and maybe it's just a novelty angle that's, you know, who knows. And BDSM सब कल्चर बहुत बड़ा रहा है हमेशा से, बस वो अंडरग्राउंड था. अब ये सारे सब कल्चर्स, किंग कल्चर बहुत मेन स्ट्रीम होता जा रहा है and more people are getting into it and talking about it, which is interesting. I like it. You know, शर्म हट रही है. to me the logical, which I found it logical, and मैं अपने खुद को ऐसे मनाता हूँ कि यार इसकी वजह से ये बढ़ रहा होगा. If you look at anything in a ह्यूमन्स एक्सपीरियंस जर्नी, जहाँ पे भी लोग अडिक्ट होते हैं कुछ ना कुछ सेम चीज़ करके, वहाँ पे वो एक लेवल अपर जाना चाहते हैं एंड दे फील अ सर्टन लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड दैट इज वेयर दे एंजॉय द मोस्ट. टॉक अबाउट सिंपल थिंग इज जिम. तुम रोज सेम जिम करोगे तुम बोर हो जाओगे, तुम जाओगे नहीं. इफ देयर इज कांस्टेंट क्योंकि आई वांट टू बीट दिस रिकॉर्ड एंड देन यू और दर्द करते हो और ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा, then you feel better. Progressive overload, right? Then it's same with, let's say if you're a marathon runner, if you're just a rock climber, you do whatever. There is an adrenaline where you just want to just go or deep. What do you do? And it can be as simple as car. तुम कार चलाते हो, तुम पहले 60 में डरते हो, 60 की स्पीड चलाओ, फिर तुम्हें 80, अब 100, फिर तुम्हें वो एड्रेनलिन तब मिलता है जब वो 200 के ऊपर जाएगा. सो आई थिंक हर किसी का एक जो स्ट्रेस मीटर है, if you keep increasing it day by day, that's why you like it. That's interesting. It's pushing the envelope in new ways. Very interesting. So that's why I think people are more into it, and that's why there's a whole industry which is sex toy industry, which makes sure that कि हाँ तुम्हें आधा घंटा फिगर आउट करने में नहीं लगेगी कैसे कर सकते हो, ये लो 1 2 3. बट यू नो व्हाट, आई थिंक दैट्स वेरी गुड. मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं जब यूके में काम करती थी, सो वी सॉ अ पेशेंट वन टाइम हु वांटेड टू एक्सपीरियंस बट रिलेटेड पेन फॉर सेक्सुअल प्लेजर. उसने लाइट बल्ब डाल दिया. अब दिस कैन बी सो डेंजरस इन सो में वो बल्ब फट गया अगर अंदर तो हम क्या करेंगे. सो आवर चैलेंज वाज नॉट जस्ट टू टेक आउट दिस लाइट बल्ब बट टेक आउट दिस लाइट बल्ब इंटैक्ट, कि उसको पेशेंट को डैमेज ना हो जाए. तो इससे अच्छा, हाँ मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, विच इज़ वाई वी नीड अ फील्ड लाइक दिस. वेरी फेमसली डाइग्रेसिंग, वेरी फेमसली एक बार यूएस में अभी हाल में ही हुआ था पिछले 5 साल में, अ मैन हैड इंसर्टेड एन eel up his anus. Eel is like the electric eel, वो जो मछली होती है, एंड अब निकल नहीं रहा है, क्या करें. आई डोंट नो हाउ दिस केस वॉज ऑपरेटेड. मैंने एक केस रिपोर्ट पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं भूल गई हूँ अब, बट मैं हेडलाइन कभी नहीं भूल सकती उसका. Anyway, headline tha. Sorry, the title. I mean, okay, yeah. The main. Somebody had inserted an eel in their anus for pleasure. One thing I want to put it up कि जो चीज़ें एक नॉर्मल इंसान जैसे मैं हूँ या बहुत सारी ऑडियंस हमें ग्रोस आउट कर रही है, यू आर लाइक बड़ी इंटरेस्टिंग थी. मतलब मेडिकली तो डॉक्टर वर्सेस नॉन डॉक्टर इज दिस, कि जो हमें ग्रोस आउट कर रही है वो इंटरेस्टिंग लगती है. मेडिकली तो मतलब ये है ना, क्या चल रहा है यहाँ पे, दिमाग में क्या चल रहा है. बट
what the sex toy industry has done is कि अब हमें ये पता है कि आप अगर एनस में कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर उसका बेस फ्लेयर्ड हो, मतलब उसका बेस ऐसे होने की जगह इससे बड़ा हो, क्योंकि एनस क्या करता है ना, चीज़ें सकअप कर लेता है। जैसे वजाइना में कुछ खो नहीं सकता है पर एनस में खो सकता है। तो अगर एनस का इतना डायमीटर है और उसका बेस इतना बड़ा है तो ये चाहे एनस जितना सकअप कर ले, उसे इंटेस्टाइन्स उसको जितना सकअप कर लें, एक लेवल पे आके वो फंस जाएगा क्योंकि बेस फ्लेयर्ड है। इसलिए सेक्स टॉय सेफ होते हैं, वो सेफ मटेरियल्स के बने होते हैं। आई एम नॉट देयर टू यक एनीबडीज यम, जिसको जो करना है करे, बस सेफली करे और मतलब किसी और को डैमेज ना करे, इलीगली ना करे ऑब्वियसली। सो आई एम ऑन बोर्ड। Okay, one question I always wanted to ask a gynac, but you're the closest I'm speaking to very openly, so I can ask you. There is one thing in India, at least तुम online पढ़ते हो, कि बहुत सारे पार्टनर्स को, मेल पार्टनर्स को कॉन्डम्स यूज़ नहीं करने होते, राइट? और उसकी वजह से बहुत बड़ा इशू है कि जो पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम चल रही हैं, STIs होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे और बहुत सारी मैरिड कपल्स आते होंगे, राइट? बहुत सारी प्रॉब्लम। तो क्या मेजर 2-3 रीजन्स है क्यों, एंड एक्चुअली 2-3 मेजर रीजन्स बताओ कि क्यों लोगों को कॉन्डम्स यूज़ नहीं करना है? दैट इज़ वन। क्या लोग बोलते हैं? बिकॉज आई एम श्योर दे यूज टू कम टू यू, दे वुड बी कमिंग टू यू एंड टेलिंग यू कि यार मेरा पार्टनर नहीं यूज़ कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? तो क्या रीजन्स हैं क्यों नहीं कर रहा? एंड टेल मी आफ्टर दिस, एंड टेल मी वन ऑफ द वियर्डेस्ट रीजन्स व्हिच यू हैव हर्ड। बोथ द रीजन्स आई वांट टू नो। आई थिंक पहली बात तो ये है कि फेटिशाइजेशन है कि डूइंग इट रॉ इज़ बेटर, यू नो, लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ है कि कॉन्डम से ख़राब हो जाता है या कॉन्डम से मज़ा नहीं आता। कि क्या किसी ने मुझे DM लिखा था कि अगर मुझे गुलाब जामुन खाने हैं तो पन्नी में डाल के थोड़ी खाऊंगा और समथिंग लाइक दैट। लाइक दैट्स द वे पीपल थिंक ऑफ इट, यू नो, इंस्टेड ऑफ दिस आई हैव हर्ड अ लॉट वैसे बाय द वे कि अनप्रोटेक्टेड करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, प्रोटेक्टेड करते हैं तो मज़ा नहीं आता। दिस इज व्हाट द बेसिक लोग जो बोलते हैं, दैट इज वन। हाँ, बट आई थिंक यू नो इफ़ यू आर सेफर तो ऑटोमेटिकली मज़ा ज़्यादा आएगा ना, दिमाग में स्ट्रेस नहीं होएगा। दूसरा, एक्चुअली काफ़ी लोगों को इस बात से प्रॉब्लम होती है कि द एक्ट ऑफ पुटिंग ऑन अ कॉन्डम इन द मिडल ऑफ सेक्स, काफ़ी लोग का फ्लो टूट जाता है, लोगों को ये लगता है, तो उसकी वजह से दे लूज देयर इरेक्शन समटाइम्स। तो इसमें हम लोग ये एडवाइस करते हैं जनरली कि मेक पुटिंग ऑन द कॉन्डम अ पार्ट ऑफ योर फोरप्ले। आप दोनों पार्टनर्स मिलके करो, ये नहीं कि एक कोने में खड़े होकर शर्म में ऐसे कॉन्डम चढ़ा रहा है, जैसे जनरली ऐसे ही होता है। आप उसको फोरप्ले में इंक्लूड कर लो, आप अपने पार्टनर के साथ उसे इंक्लूड कर लो, तो उससे ये प्रेशर हट जाएगा कि कोई मतलब जल्दी से काम ख़त्म करके आ जाना है। एंड और यू कैन यूज़ फीमेल कॉन्डम्स। इंटरनल कॉन्डम्स में बहुत प्रैक्टिकल होते नहीं हैं। यू कैन पुट इट इन, बट आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन वेरी हैप्पी यूजिंग देम। ऑप्शन मतलब इफ इट वर्क्स फॉर समबडी ग्रेट, बट बिकॉज फीमेल कॉन्डम कैन बी इनसाइड बॉडी फॉर लाइक कपल ऑफ आवर्स। हाँ, आप सेक्स से पहले इंसर्ट कर सकते हो, राइट? अगर किसी को अगर ये प्रॉब्लम है तो दे कैन यूज इट। हाँ, बट थोड़ा क्लंकी होता है, मतलब कुछ लोग अनकंफर्टेबल होते हैं उसके साथ। आई वुडंट नो, मेरे को तो ये अभी 8 hours तक रहता है बॉडी में, यही मुझे भी लास्ट पॉडकास्ट में पता चला था। तो हम जस्ट स्मोकिंग इन इट, क्या थोड़ा मेरे को भी पता है ऐसा लगना चाहिए कहीं कहीं। मैंने खुद ट्राई किया यूज करने को, मुझे नहीं समझ में आया, लाइक इट जस्ट डिडंट वर्क फॉर मी। आई वाज लाइक felt strange, weird, yeah. And also I think maybe it's similar for somebody who has a condom, because you know it might feel strange, it's a new sensation, तो वो उस न्यूनेस की वजह से लोग हेजिटेट करते हैं। Another big thing to remember is latex allergy भी बहुत होती है लोगों को, तो उसकी वजह, उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास latex free condoms भी आते हैं अब। With all of this said, all of your reasons put aside, you do need to use condoms. The Bill and Melinda Gates Foundation उन्होंने 2006 या 2016 में, I'm forgetting which year, एक competition launch किया था to make sexier condoms, और उसका प्राइज मनी $1 million था। उसका हुआ क्या आगे मैंने follow up नहीं पढ़ा, but there are people working on making condoms sexier so people enjoy them more. Okay, but what's the weirdest reason you have heard that why people don't use condom? कोई पार्टनर आगे किसी ने तो बोला होगा आपको कि यार ये नहीं, बहुत सिंपल रीजन, मज़ा नहीं आता। मैंने कुछ अनोखा नहीं सुना है इस डिपार्टमेंट में, जनरली बहुत अनोखी चीज़ें सुनती हूँ। इस डिपार्टमेंट में नहीं सुना शायद। कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, यही सब बोलते हैं कि प्लेजर इज द मेन थिंग पीपल साइड। साइज का इशू बहुत होता है एक्चुअली इंडिया में साइज में वैरायटी नहीं है बहुत ज़्यादा। आप ये जाके नहीं बोल सकते लार्ज कॉन्डम दो या स्मॉल कॉन्डम दो।
फॉरेन में इफ यू गो Yeah. अब्रॉड आपको अच्छे से मिल जाएंगे, विच इज़ नॉट ग्रेट बिकॉज कॉन्डम का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इफ़ इट्स टू लार्ज तो वो फट सकता है, इफ़ इट्स टू स्मॉल तो वो फट सकता है, एंड इफ़ इट्स टू लार्ज तो वो स्लिप ऑफ कर सकता है. और लोगों को वैरायटी में दिक्कत होती है. आई हैड अ फ्यू DMs अबाउट दिस सिंस यू मेंशनिंग दैट, उससे याद आया. बट अजीब कुछ नहीं सुना है अभी तक. कुछ भी नहीं. मैं एक बार आई वाज इन सिंगापुर, ओके, एंड सिंगापुर में मैं आई थिंक क्लाकी करके कोई एरिया है वहाँ, उसके पास में था शायद, एंड आई एंटर्ड लाइक अ सुपरमार्केट व्हिच इज़ अ वेरी नॉर्मल सुपरमार्केट, एंड क्लाकी इज लाइक अ प्लेस वेयर देयर लाइक नॉट ऑफ नाइट क्लब्स एंड स्टफ लाइक दैट, राइट. So I think 7-Eleven ही था वो. I don't remember. I think 7-Eleven था या कुछ था. First time in my life I saw like a whole aisle of condoms. There were like at least 50 different brands wow. with like 50 different options of what not. There are like neon condoms. There are like glow in the dark condoms. I was like, what is going? This is like a buffet. With in our country we know 5 flavors. Like that is what. काला खट्टा पान. मैंने सच्ची में देखा है कभी. मैंने काला खट्टा देखा है. क्या बात किसी ने मुझे फोटो भेजा था. आई वाज लाइक ये है इनोवेशन देख रहे हैं आप. But usually flavored condoms are for oral sex, right? Yes, because there are no taste buds in the vagina or on the penis. But you know, in Bangkok there is a condom cafe. आपको एंड में ना चेंज के साथ, जैसे जनरली आपको चेंज मिलता है, वहाँ पे वो कॉन्डम्स देते हैं आपको. लाइक इट्स डेकोरेटेड विद कॉन्डम्स एंड ऑल ऑफ दैट. आई वाज रिसेंटली इन न्यूयॉर्क एंड आई वाज एट द म्यूजियम ऑफ सेक्स, और वहाँ पे मैंने ऐसे वही दीवार देखी कॉन्डम्स की ना. इवन आई वाज ब्लोन अवे इवन विद ऑल ऑफ द वर्क दैट आई डू इन दिस स्फीयर. मज़ा आया देख के. You know, I was in Prague, I guess. So Prague में ओल्ड टाउन करके एक जगह है जहाँ पे बहुत टूरिस्ट होते हैं, राइट? Have you been there? I haven't, but Okay. I've Yeah, so ओल्ड टाउन है, तो वहाँ पे एक कोई क्लब है बहुत फेमस है. I'm forgetting the name. They have inside their bathroom there's condom, like ऐसा एक छोटा सा वेंडिंग मशीन टाइप है जो उसमें कॉन्डम, फ्री कॉन्डम्स फॉर एवरीबडी. ऐसा उसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, राइट? We don't have problem if you do sex here, just do it safely. I love that. In fact, Oxford में another thing that was very shocking for me, हमारे कॉलेज में जैसे क्लास रेप्स होते हैं ना, तो हमारे कॉलेज वेलफेयर रेप्स होते थे, just to make sure that everybody is having good mental and physical health. कोई प्रॉब्लम होती थी आप वेलफेयर रेप के साथ पास जा सकते हैं. एंड दे वर स्टॉक्ड विद कॉन्डम्स एंड डेंटल डैम्स एट ऑल टाइम्स. प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स, कॉन्डम्स, डेंटल डैम्स, ये सब आप वेलफेयर रेप से ले सकते थे, विच क्रिएटेड अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट कि अगर आप स्ट्रेस में हैं यू कैन ऑलवेज गो देयर. कॉलेज में इन सर्टन प्लेसेस कॉन्डम्स रखे रहते थे दैट इन केस यू डू नीड टू गो एंड यूज इट, इट्स अवेलेबल. शर्म नहीं आनी चाहिए जाके खरीदने में. It's very open outside, like Yeah. in a couple of countries. Okay. Last 2 questions. Abortion. Do you think abortion in India is illegal, right? Is extremely legal. It's legal. Very legal. Okay. Up to 20 weeks, no questions asked. आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेंट की ज़रूरत है. भाई, मामा, चाचा, बॉयफ्रेंड, पति, किसी की ज़रूरत नहीं है. अपना कंसेंट. You go and ask as long as you're over 18 years of age. And 20 weeks तक आप करा सकते हैं. तो कोई आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई जवाब नहीं, मतलब पूछेंगे सवाल, बेसिक पूछेंगे आपकी. नहीं, मतलब सवाल एज इन ये तो नहीं कंसेंट वाले सवाल नहीं पूछेंगे कि पापा को लेके आओ, मम्मी को लेके आओ, अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो इलीगली कर रहे हैं. ओके. काफ़ी डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आप किसी और को साथ में लेके आइए, बिकॉज यू नो इट्स एन इंटेंस एक्सपीरियंस. तो आपके पास सपोर्ट के लिए कोई रहे, आप एनेस्थेटाइज्ड होते हैं प्रोसीजर में, उसके बाद आपके साथ कोई रहे, इसलिए बुलाते हैं. बट प्रोसीजर पेपर वर्क वाइज कोई ज़रूरत नहीं है. अगर उसमें बुला रहे हैं तो गलत बात है. Okay. And what are the ways that if somebody feels like, okay, unwanted pregnancy, what are the ways you can stop that? First, there's a contraceptive pill. Then what? So if जैसे आप भूल गए 3 within 72 hours, what unwanted 72 I pill, all of this. इन लोगों ने they've made it easier for everybody to understand. So if 72 hours में if you're not taking a contraceptive pill, then what are the ways that you can avoid pregnancy? So let's think of it like this. You and your friend like each other. ठीक है, आपको लग रहा है सीन बनने वाला है, आपने सीन बनने से पहले उसको फ्रेंड जोन कर दिया. ये हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव. कुछ होने से पहले ही आपने प्रिवेंट कर दिया.
सेकंड हुआ कि यू एंड योर फ्रेंड आर हैविंग अ सीन बोथ इनटू ईच अदर, किस विस हो गया, किसके बाद आपको लगा अरे बाप रे नहीं चलना है, एंड यू ब्रेक अपार्ट. अब इमरजेंसी हो गई है, चीज़ें हो चुकी हैं, बट यू डिसाइडेड टू एंड इट देयर. ये हो गया इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. इसमें कुछ टाइम के अंदर इफ़ यू हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन 72 आवर्स आप ओव्यूलेशन को रोक सकते हैं, यानी कि एग के रिलीज को रोक सकते हैं. इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अनारकली को दीवार में चुनवा दो, अनारकली बाहर नहीं आएगी तो सलीम कैसे मिलेगा. So this is your emergency protection. So this is like a 3 days के अंदर जो तुम ले रहे हो ये है. इससे पहले वाला is like condoms यूज कर लिए. कॉन्डम्स यूज़ कर लिए, पिल्स खा लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगा ली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जो ये पिल्स होती हैं ये आप पूरे महीने खाते हैं और इनके नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी होते हैं. आई हैव एंडोमेट्रियोसिस, मैं खाती हूँ इसलिए सो दैट मुझे पीरियड पेन कम होएगा, मेरा पीरियड एंडोमेट्रियोसिस मैनेज हो जाए. फिर हुआ कि अब योर इनटू योर फ्रेंड सीन चल रहा है, अब सेक्स हो गया है, अब क्या करना है, अब ब्रेकअप करना है. तो ब्रेकअप करना हुआ इज अबॉर्शन. अब अबॉर्शन के भी 2 तरीके होते हैं, मेडिकल अबॉर्शन या सर्जिकल अबॉर्शन, डिपेंडिंग ऑन आपकी मेडिकल हिस्ट्री प्लस एज ऑफ द प्रेगनेंसी. आपका डॉक्टर विल हेल्प यू डिसाइड कि मेडिकल ऑप्शन है आपका या सर्जिकल है. मेडिकल है तो कुछ दवाइयाँ खा के अबॉर्शन होता है, इट फील्स लाइक अ पीरियड, लाइक अ वेरी हैवी पीरियड, क्रैम्पिंग होती है. मेडिकल सुपरविजन में करना चाहिए बिकॉज इट कैन बी फेटल, क्योंकि प्रेगनेंसी कभी कभी यूट्रस के बाहर भी इम्प्लांट हो सकती है. इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं. तो इस केस में ये फेटल हो सकता है. दैट्स व्हाई ऑलवेज डू इट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर. फार्मेसी से ऐसे जाके लेना नहीं है. दूसरा होता है सर्जिकल, उसमें हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं सो दैट यू डोंट फील पेन एंड देन सर्जिकली वी कैन रिमूव द प्रेगनेंसी. I have a very important question. What do guys don't know about all of this? Any of them. Neither do the girls actually, for that matter. Yeah, because I think this is such a crucial knowledge that people should know, because XYZ reason, anytime it can happen with you, your partner, your sister, your friends, anybody, right? And it should be someone at least who can be like a support system, because तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा अब, right? It has happened with because of you or because of someone else, it has happened. So now you should be the support system. So what should be the way for a guy to like, okay, now what? Firstly, educate yourself on the laws, क्योंकि अगर आप नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है, आपके फ्रेंड, आपके रिश्तेदार, whatever. लॉज को अच्छे से समझें और दूसरों को भी बताएं. Are there doctors जो डराते हैं, जज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं? मैंने सुना बहुत है, काफ़ी डीएम्स में मैंने सुना है, बट क्या करें यार, सोसाइटी ऐसी है. मतलब डॉक्टर्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी. I'll tell you, one of my friends, okay, he went to a psychologist and then a psychiatrist, okay, talked about that, hey, I am gay and उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, मुझे सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये कर रहा. The doctor started judging that person. And the doctor started suggesting XY, अरे नहीं ये नहीं होता, वो नहीं होता, आप ट्राई करो, आप ये ट्राई करो. And I'm like, you're a psychiatrist and a psychologist. ये आ रहा है बिंदा आपके इसलिए कि मेरे को मेंटल स्ट्रेस हो रहा है लाइफ में, क्योंकि मेरी फैमिली और वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे. तुम इनके साथ ऐसा कर रहे हो. एंड देन उसको पिल्स दिए कि आपको थॉट्स नहीं आएंगे, एंजाइटी नहीं होगी, रात को सो जाओ. So if this can happen, then I can believe anything can happen. अभी मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था कुछ टाइम पहले. और गायनेकोलॉजिस्ट हैड टोल्ड हर कि बेटा तुम बहुत एम्बिशियस हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है, इसलिए तुम्हें PCOS हो गया है. एम्बिशन कम कर लो, ये सब क्या करियर. आई थिंक शी वाज अ बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और समथिंग. क्या ये सब दौड़ती रहती हो फ़ोन उनके पीछे, बैंकिंग छोड़ दो ये सब, शादी वादी कर लो. वो उम्र हो गई है, 32 साल की हो गई हो. PCOS एम्बिशन की वजह से हुआ है. Really? It just boggles my mind क्या क्या बोला जाता है लोगों से. What's the weirdest DM you have gotten? आज आते हैं यार, बहुत अजीब से आते हैं. आई थिंक रिसेंट वन जिसके बाद माई टीम मेंबर हु हैंडल्स माई ईमेल, शी कॉल्ड मी एंड शी इज लाइक, मैं ये नहीं करने वाली हूँ, मैं 2 दिन ईमेल से छुट्टी चाहिए. somebody had written in the bio कि not the bio, sorry, the subject just said, is it okay to bang your mom? And then the body of the email said, I really want to have sex with my mother. No, I like to have sex with my mother. She and I are okay with it. But, society is not accepting. What do I do? Or something like that. Like, it was basically that they were in a consensual sexual relationship according to this email. And he didn't know if it's healthy or safe.
and a lot of times मैं reply let's करती हूँ. just pretend that I didn't hear this. A lot of times I reply and I say sorry I can't take personal queries unless it's a consultation. इसमें मैंने reply ही नहीं किया क्योंकि अक्सर समझ में नहीं आता है ट्रोल कर रहे हैं कि नहीं यार ये सच में है सवाल की नहीं. I didn't hear this. But I get some variation of this once every 2 months, huh? Okay, what is happening? The world is a messed up place. Beautiful messed up place. It's crazy. It's really, this is a thing? Mm-hmm. Oh my Incest god. porn is like ridiculously popular in India, no? I think Pornhub came out with some data. Bhabhi porn is very popular. Bhabhi bomb is the most popular thing in the country. And other incest was also top. Yeah, I know. So the biggest return porn is Savita Bhabhi in India. Yeah. And from return, then they have videos, like obviously done the audio visual version of it. अच्छा ये भी होता है? All of it. Wow. सारा के सारा. So India में one of the most researched or one of the most searched categories is. By the way, 50% of internet consumption is porn. Yeah. And out of that 50%, highest is this. Bhabhi porn. Bhabhi porn. In India specifically. That's insane. Sounds like a band name, Bhabhi porn. Yeah, and US met stepsister or stepbrother. Oh God. So US is stepsister or stepbrother. India is Bhabhi. I mean, technically, I don't know what to call it, but similar sort. Just different society angles. Just incest, man. All kinds of incest. People are into weird stuff. It's ridiculous. Yeah. Yeah, I mean, whatever. No. But on a serious note, all of these things will start reducing if we educate and talk about all of these things very openly. I mean, if people know the right way to desire, the right way to do certain things, the right way to actually feel themselves and make other person feel certain way, I think बहुत problems कम हो जाएगी. Be healthier and happier in their bodies. Oh, that's how you call it? The easier version of what I just said. No, but if you think about it, जितना taboo होता जाए topic, उतना उसके बारे में misinformation फैलेगी. Yeah. My example is always Area 51 in the US. Area 51, they've just shrouded it in secrecy. अब वहाँ aliens रहते हैं. और दिखे aliens अभी वहाँ. हाँ, वो उसका X-ray भी हुआ है, aliens निकाले भी हैं उन्होंने. So just talking about things takes away a lot of power from them and normalizes it for everybody. True. So normalizing one last thing, because we know that one of the most watched content for you was this, and I think it's really important because we were just talking about men. That was 5 surprising facts about penis. Okay, so tell us, and that's how we end. That's very important for everybody to know because my 50% audience is men. 5 surprising facts about the penis. Babies can have erection while inside the uterus. Like when somebody is pregnant with a male child, that baby can have an erection. बहुत बार मतलब देखा गया है on ultrasounds, on X-ray, not X-rays, but yeah. Inside the body. Yep. Oh. It's just normal sexual development. The body is understanding अच्छा ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है. It's not sexual. Okay. The baby is not capable of sexual thoughts at that point. But yeah, it happens. Okay, that's one. Number 2, penile lengthening surgeries are not good, bad, what? Come on, give it a go. Give it a word. I mean, they can cause problems. They can be problematic. They're not the most successful surgery in the world. वो 1-1.5 इंच ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. Average penis size globally is between 5.1 to 5.5 inches. Not what people. This is erect penis. Not what people think कि 7 inches normal है. एक लड़की ने बहुत बढ़िया रील बनाई थी कि उसने अपने मुंह के बगल में एक इंच टेप खोला था 12 इंच. And she's like, क्या करोगे इतने का? Which is true. What else? 5 surprising facts. मैं बहुत पुरानी रील है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है. ठीक है, बताओ 2-3 बताओ और प्रेशर है. देखते हैं हम आपका कंटेंट याद रखती हूँ. मैं डॉक्टर हूँ, मैं रट्टा मार के आती हूँ सब चीज़, मुझे कोई वो नहीं है. What else? The penis can point in many different directions. That's normal. It's हर किसी का penis सीधा नहीं होता है. कुछ का अपवर्ड्स पॉइंट करता है, कुछ का साइडवेज पॉइंट करता है, कुछ का डाउन पॉइंट करता है. There's like lots of different directions, all normal variations. और क्या? हाँ,
some people can have a condition where अगर उनका foreskin सही से stretch नहीं हुआ है, if they're not circumcised, तो foreskin फंस सकता है, चिपक जाता है बेसिकली पेनिस पे. इसको हम बोलते हैं फाइमोसिस. इसको बहुत अग्रेसिवली लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं एंड दे कीप पुलिंग द पेनिस विदाउट द फोर्सकिन विदाउट लर्निंग द प्रॉपर टेक्निक ऑफ इट. और इसकी वजह से अक्सर ज़ोर से फोर्सफुली वो पेनिस पीछे फोर्सकिन पीछे खींच लेते हैं और फिर फोर्सकिन वहाँ अटक जाता है. देन इट कांट गो बैक. इसको हम बोलते हैं पैराफाइमोसिस. These are big problems that a lot of people come to the hospital for. You can break your penis. There's no bone inside the penis in humans. In animals there is. But you can have a fracture. So basically जब उसमें blood भर जाता है, so it's very like rigid. And अगर उस पर बहुत तेज़ blunt force लगे, चाहे masturbation के through, चाहे sex के through, you can break it and it needs immediate surgery. My favorite penis fact, one of my favorite penis facts. There's a phallological museum in Iceland. So it's the Museum of Penises. And they have a penis over there, which is a blue whale ka penis ka tip. And that's 6.7 feet long. Tip. Yeah, fun stuff. For you. I have a lot of really fun penis facts in my book. Another very interesting one in the animal kingdom is that ducks का penis जो होता है वो corkscrew shape में होता है. एंड डक्स का वजाइना वो एंटी कॉर्कस्क्रू शेप में होता है बिकॉज डक्स आर वेरी रेपी एनिमल्स. सो इवन नॉन कंसेंशुअली दे विल रेप फीमेल डक्स एंड डक वजाइना इज काइंड ऑफ इवॉल्व्ड टू बी लाइक दिस. उसमें तो डक penis is evolved to be like this in response to that. It's very bizarre. I have a whole chapter on all of this. In this book? In my book. You're writing another one? I'm writing another one. What's the name of the another book? So this one, इसका हम एक children's version निकाल रहे हैं because this is probably for 16 and above type people. इसका हम एक children's version निकाल रहे हैं, which is one thing happening. And the second thing that's happening is I'm working on a book on something secret. Okay. Wow, really? Okay. अभी contract sign नहीं हुआ है. Tell me in one line, and that's how we end. Why should people read this book? Because it contains everything nobody tells you about your body. Also the title of my book. All right. Thank you so much. It was fun having you. This really is long fun. pending. Thank you so much for coming here. Thank you so much for watching this episode till the end. हमें बताओ कि और कौन से ऐसे लीडर्स हैं जिनको आप देखना चाहते हो हमारे एपिसोड पे. कौन सी ऐसी स्टोरीज़ हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है बहुत इंसाइटफुल हैं लेकिन उनसे ज़्यादा बातें नहीं हुई है, उनसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए. तो आप हमें बताओ कि वो कौन से ऐसे लोग हैं. हमें गेस्ट के सजेशंस दो, हम उन्हें लेके आएंगे. और आप हमें क्वेश्चंस बताओ कि क्या आप क्वेश्चन चाहते हो उनसे पूछना, हम उनसे वो पूछेंगे ताकि आपको एक बेहतर एपिसोड मिले, हर किसी को उनसे सीखने को मिले और हम सब साथ में इस कंट्री को ग्रो करें. क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ है किसी की लाइफ चेंज करने के लिए. Until the next episode, keep figuring out, and before you log out, you know that you have to share this with at least one person जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए.